चले वालों, आज आपके लिए स्टार्ट करने वाले थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म कर लिए थे। अब हम ऐसी जो आपकी फर्स्ट यूनिट में चल रहे थे, पहला चैप्टर आप पढ़ते जा रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, और इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के जिस टॉपिक में अब आप हैं इसके हम लास्ट पार्ट पर पहुंचते हैं। और लास्ट पार्ट अपने लिए आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। लास्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक सवाल बनता है, आखिरकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जैसी आप चर्चा करते हैं, ध्यान से इधर देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपसे कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी मैं इन शॉर्ट चल रहा हूँ, फिर इसको हम डिटेल में लेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जैसे ही चर्चा करोगे तो यहाँ पर एक वर्ड आया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको याद आएगा हम लोगों ने जो है 10th में जो है मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उस समय आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में याद दिलाता हूँ, जो आपने 10th में पढ़ी है, आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी बार मैग्नेट के लिए होती थी कुछ इस टाइप से। उस समय बताया जाता था कि आपके कर्व्स होते हैं और ये कर्व्स कहाँ ट्रेवल करते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इसी टाइप से हम यहाँ भी अभी एक आध लाइन बना देते हैं। किसी सोलेनॉइड के लिए आपने बनाई थी पैरेलल लाइंस। और याद दिलाता हूँ एक 10th की एनसीईआरटी का एक फिगर याद दिला देते हैं कि स्ट्रेट लाइन कंडक्टर आता था, और स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते थे, एक एक्सपेरिमेंट भी आता था कि एक आयरन डस्ट आप लें और उसको हल्का सा ठोकें, टैप करें तो सर्कल्स टाइप बन जाते हैं। और यहाँ पे कहीं पे हम कहते हैं इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बनाते थे वो ये थी। इस चीज़ को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे थे या जो आपने पढ़ा हुआ है, ये आपका काय के लिए था, ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। और इस समय मैं जिस चीज़ पर हूँ आपका ध्यान जा रहा होगा, मैं सिमिलर चीज़ पर हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लें क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में आगे आएंगी, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लें। आखिरकार क्या बताता है, ये बताते हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। फील्ड लाइंस का मतलब ये जो भी एक ऐसी लाइन जो किसी भी चार्ज की वजह से या किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स का डायरेक्शन कहीं ना कहीं डिनोट कर रही हो, वो लाइन आपके लिए किस नाम से आने आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिए हुए हैं, और जो अब मैं लूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही हो। फॉर एग्जांपल आपका ध्यान जाएगा, अभी जब हम डाइपोल की चर्चा कर रहे थे, डाइपोल की चर्चा के पहले मैंने आपसे कहा था कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। उस चार्ज से बाहर की तरफ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी ये भी मैं याद दिला दूँ, किसी को भूल गया हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने डेफिनेशन दी थी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चूंकि दोबारा से कंसेप्ट आपके एक बार लगेंगे, इसलिए मैंने इनको एक बार फिर से आपका रिपीट कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मेरे पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ, क्यू है, चारों तरफ फील्ड है, इसकी इंटेंसिटी का आप डायरेक्शन निकालना चाहेंगे, क्या करना पड़ेगा, यही जो हम काम यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, इसको आप रख दें, कहाँ फोर्स लगेगा, डेफिनेटली आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और आउटवर्ड। अब जैसे ही आप ये समझ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, अब मैं असली चीज़ पर आता हूँ जो मैं डिस्कस कर रहा था। ज़रा ध्यान देखें, ये जो लाइन मैंने खींच रखी है ये क्या है, ये लाइन डेफिनेटली ये बता रही है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है। और ये जो लाइन जो ये बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, यही आपके लिए कहलाती है फील्ड लाइन। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन मैंने कहा आपकी कंप्लीट हो जाती है। किसी भी जगह पर एक ऐसी लाइन, एक इमेजनरी कर्व जो क्या बता रहा होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन बता रहा होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हो गई इन शॉर्ट। दूसरे तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पर जाएगा,
क्योंकि ऑब्वियस है जिधर फोर्स लगेगा उसी साइड जाएगा। तो जिस इमेजनरी पाथ पे ट्रेस करेगा, जहाँ मूवमेंट करेगा, वो पाथ ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये आपके लिए किस नाम से आना जाएगा, दैट विल बी नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका स्विंग बंद कर दो, स्विंग बंद कर दो इसका, वो उधर रिमोट रखा होगा कहीं। ठीक, अब एक आध दो जगह हम दिखा देते हैं। जैसे आप एक सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऑब्वियस है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी। कहीं भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें, जो आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है ये इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होकर कहाँ जाएगा, आउटवर्ड। अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये भी कहाँ जाएगा, रिपेल होकर आउटवर्ड। अगर आप इसको यहाँ कहीं रखेंगे तो भी ये कहाँ जाएगा, रिपेल होकर आउटवर्ड। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी एक अकेले पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो कैसी होंगी, वो लाइन इस टाइप से होंगी। और इन लाइंस को आप कह सकते हैं ये कैसी होंगी, रेडियली और आउटवर्ड। रेडियल का मतलब समझ में आ रहा होगा, सर्कल सरीखा फॉर्म कर रहे हैं, एक रेडियस टाइप फॉर्म कर रहे हैं, ये आपकी लाइंस हो गई। अब इसी की बजाय सर आप एक नेगेटिव चार्ज ले लें। नेगेटिव चार्ज के लिए वो लाइंस जो आपके इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड को डिनोट करेंगी कैसी हो सकती हैं। फिर वही जो डेफिनेशन थी हमारी, डेफिनेशन क्या थी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप एक काम करें, इसके आसपास भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज 2-4 जगह रखें। क्या आपको ऐसा नजर आता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। और इसलिए अब जब आप लाइंस का डायरेक्शन देखेंगे तो मैं और भी ऐसी तमाम सारी बना देता हूँ, शायद आपको ऐसा दिखने लगे। अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस केस में कैसी होंगी, इस केस में होंगी आपकी रेडियल होंगी, लाइक द रेडियस। और सबसे ख़ास बात इनवर्ड्स होंगी। और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे ध्यान से देखें, जो मैंने आपको 10th का याद दिलाया था, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल की फील्ड लाइंस कहाँ से होती हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द साउथ। तो ये इस टाइप से क्लोज का आपके कर्व बना लेती थी। यहाँ भी आप देखेंगे अगर आप किसी डाइपोल के लिए लाइंस फॉर्म करेंगे, मैं सपोज करता हूँ इट इज़ एन असेंबली ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब की बार जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो कैसी होंगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव जाएंगी और टुवर्ड्स द नेगेटिव होती जाएंगी। यानी ये आपके कैसे आएंगी, ऐसे आपके ये कर्व्स आएंगे और डायरेक्शन इनका हमेशा कहाँ होगा, फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और आप चाहें तो इस साइड भी आप बना सकते हैं। तो इन लाइंस की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ हम एक एक करके नोट करते आते हैं। कॉपियाँ अपनी हल्का सा तैयार करें, 1 मिनट में एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आराम से इस टॉपिक पे हम थ्योरेटिकली चलेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने शीट भी खुली रहेगी, आप आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा आप क्या डाल देंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जैसी आप चर्चा करने के लिए चलेंगे, सबसे पहले आप डालेंगे डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ इन शॉर्ट। आप बता देंगे इट इज़ एन इमेजनरी लाइन अलोंग विच, बता दीजिएगा इट इज़ एन इमेजनरी लाइन अलोंग विच, imaginary line along which a positive test charge will move. A positive test charge will move if left free। और अंडरलाइन भी मैंने इसलिए किया हुआ है, किसी को कोई दिक्कत आए लिखने में तो देख भी सकता है, नहीं समझ में प्रॉपरली आए। कोई भी चार्ज अगर आप फ्री छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो जिस लाइन पर जाएगा वही लाइन आपके लिए क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगी। ये मैंने 3 जगह आपको दिखाया हुआ है, रेडियली, आउटवर्ड, इनवर्ड। और इस तरह से मूवमेंट करके यही कर रहा था ना मैं, क्योंकि मैंने कहा था एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें, देखें किधर जाता है, अंदर आएगा या बाहर जाएगा। और अगला बता देंगे कैसे हो सकते हैं, ये समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेट और कर्व्ड हो सकते हैं। और एक खास बात बताइएगा, लेफ्ट फ्री तक आपने लिख दिया है, आगे लाइन बताइएगा द टेंजेंट, आगे बता दीजिएगा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। और आगे आप बताएंगे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट
ऑफ द फील्ड लाइन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी क्या चीज़ बताएगी, उस जगह पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगी। एग्जाम्पल के लिए आप एक आध फिगर बना सकते हैं, आपका ध्यान जाएगा। यही फिगर मैंने अभी बनाया हुआ था, जैसे एक दिखा दें, एक आध दो फिगर दिखा देते हैं, बाकी आप अपनी शीट से प्रैक्टिस करके इनके फिगर बना दीजिएगा। अभी रफ में हम एक फिगर आपको दिखा देते हैं इम्पोर्टेंट सा। एक आप डाल दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के लिए आप चाहें तो यहाँ से भी फिगर बना सकते हैं। ये भी वही फिगर है। कैसी जाएंगी आपकी लाइंस, आपको नजर आ रहा है, ये लाइंस जाएंगी रेडियली आउटवर्ड। तो एक काम करें, पॉजिटिव चार्ज दिखा दें और लाइनें दिखा दीजिएगा रेडियली आउटवर्ड। और आपसे एग्जामिनेशन में ड्रॉ करने के लिए कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी मैं आपको आगे जब बोर्ड क्वेश्चंस का हम सेट कराएंगे इसमें से, तो ये बताते हुए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगातार पूछे गए हैं। और एक दिखा दीजिएगा इसी टाइप से एक नेगेटिव चार्ज आप दिखा दें। नेगेटिव चार्ज में आप दिखा देंगे रेडियली इनवर्ड्स, एक नेगेटिव चार्ज की लाइंस बना दें। ठीक, नेगेटिव चार्ज की आपको कैसी बनानी है, नेगेटिव की आपकी सारी कैसी आएंगी, इनवर्ड्स। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज की सारी लाइंस मैंने कहा आपकी कैसी आनी है। जैसे इसमें एरो ऊपर लगा है, आप आराम से नीचे लगा दें, आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। रेडियली इनवर्ड्स दिखा देंगे और डायग्राम बना देंगे। ठीक है ना, बाकी मैंने कहा शीट में आपकी डायग्राम बना हुआ है, वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। तो एक दो इसलिए बनवा दिए कि आपको हल्का सा मैंने का प्रैक्टिस हो जाए। एक डायग्राम ज़रूर बना दें, ये अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दो आ सेट ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस, अगला दिखा दीजिएगा आ सेट ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। जब आप सेट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पे जाएंगे तो पहली बात तो ध्यान देंगे, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो कैसी होंगी, वो अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी। ध्यान से इधर देखना, सेट ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं मैंने कहा उनका डायरेक्शन कैसा होगा, दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। पहली बात तो ये आपको समझ में आए, नंबर 1, इसीलिए मैंने इस फिगर को डार्क किया है। और उससे भी ख़ास बात, ये दोनों लाइन ध्यान देखना एक दूसरे की तरफ ज्वाइन नहीं होंगी, एक दूसरे से रिपेल होंगी। और इसीलिए आप देखेंगे लाइंस कैसी जाएंगी, इसकी इधर और इसकी उल्टा। मज़े से आप 3-4 लाइनें कम से कम इसकी और 3-4 लाइनें इसकी आप दिखा दें, तो ये आपको सेट ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस के लिए लाइन मिल जाएंगी। और बताऊंगा अगली चीज़, ठीक है, बाकी एक आध और दिखा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लाइंस तो अपने ऊपर है, चाहे जितनी आप बना दें। बनाते जाएं फुर्ती से ताकि आपका फिगर बन जाए। ठीक, और जैसी बन जाए वैसी बताइएगा। बन गया, बढ़िया। मैंने कहा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेट ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ऑफनली आस्क्ड, ये क्लियर हो जाएगा। आपके पेपर में क्या चेंज हो सकते हैं ये भी मैं बताता हूँ। फिजिक्स है, कई बार क्वेश्चन वहीं होते हैं जहाँ पर हम होते हैं, बस हल्का सा चेंज हो जाते हैं और अपने को लगता है शायद ये क्वेश्चन बदल गया। अभी आप सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लिए चल रहे थे, ध्यान से देखना, बनाना नहीं है आपको, अब सिर्फ आपको यहाँ निगाह रखनी है। और आपके लिए मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, आपके लिए कहता हूँ सेट ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस। कोई मुझे बताएगा इन लाइंस, अगर सेट ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस दे दें तो हमें इन लाइंस का क्या करना पड़ेगा? कोई एक आदमी, किसी को समझ में आए तो माइक अनम्यूट करके बताएं। मैंने कहा था सेट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पे थे, अब की बार आपके टेस्ट में या मान चलें पेपर में क्वेश्चन है, आप सेट ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस के लिए बनाएं, क्या अंतर आएगा? इनवर्ट जाएंगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बेटा क्या है, फिजिक्स पढ़ते समय फिजिक्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में यही तो अंतर है।
फिज़िक्स में हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी कंफर्म है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। तो अब आएगा या नहीं आएगा ये आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। आप बिल्कुल सही हैं। पॉजिटिव चार्ज का फिगर मैंने बनवाया था, नेगेटिव चार्ज वाला नहीं बनवाया। आप अपनी जगह सही हैं, बोले सर ने पॉजिटिव का बनवाया था नेगेटिव का नहीं बनवाया, हो तो एग्ज़ाम में आया ही नहीं। और ध्यान से देखें तो नेगेटिव चार्ज का आपको नज़र भी आएगा। और क्या नज़र आएगा, कुछ नहीं करना है, जो आप कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पर चेंज करके क्या करना होगा, ठीक है ना। एक दो मैं दिखा देता हूँ, बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा था फिज़िक्स में हर चीज़ नहीं बना पाओगे, कितनी बनाओगे। यहाँ तो क्या है, दिमाग का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बस वही चीज़ मेन काम करती है। दिख गया, ये भी आपका कैसा हो जाएगा। तो बस जिसको ये समझ में आ गया कि अपना ये कार्यक्रम हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब क्लियर है, बढ़िया। अब जब आपने बना दी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज़ लिख दें। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं एक्सप्लेन करता हो जाऊँगा, लिखते भी हम जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ एक एक नंबर में अक्सर कई बार पूछी गई हैं। लिख दें, एक काम करें, बढ़िया। नेक्स्ट लिख दीजिएगा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, इसका जवाब आपने दे ही दिया है। फर्स्ट आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी यही है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज। कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी, यही हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। दूसरी भी हमने एक्सप्लेन कर रखी है, फिर से एक बार दिखा देते हैं। लिख दिया, कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट लिखिएगा नंबर सेकंड। अगला लिखेंगे टेंजेंट टू द फील्ड लाइन, ये आपने डेफिनेशन में भी लिखा था, लिख दें। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन at any point, the tangent to the field line at any point gives the direction of the field. Tangent to the field line at any point gives the direction of the field. और आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान के चलें ये आपकी फील्ड लाइन्स हैं, दिख रही होंगी फिगर में साफ तौर पे, कर्व्ड लाइन्स हैं। आपको मालूम है, मैं याद दिला देता हूँ, लास्ट ईयर आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। सर्कुलर यानी कर्व्ड मोशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, टेंजेंशियल। फोर्स तो समझ में आ गया, बस वही कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल किया है। ये आपकी कोई कर्व्ड लाइन है, किसी भी पॉइंट पे ये एक सेक्शन लिया मैंने, मान के चले पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो वो होगा इसके टेंजेंशियल। बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको फिगर, वो आप चाहें तो बाद में जब फेयर नोट्स बनाइएगा तो आप दिखा सकते हैं। ऐसे ही मान चलो कोई दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका टेंजेंट खींच देना है, इससे क्या मिल जाएगा। तो आई होप सो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाती है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तीसरा जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा आस्क्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तीसरा लिख दिएगा फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। लिख दें फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। एक मज़ेदार बात है, 10th में भी ये क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। लिख दें टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, अदरवाइज देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट। There will be two directions of electric field at the same point, which is not possible. At the same point, which is not possible. ठीक, लिख देते हैं आप, नेवर क्रॉस ईच अदर, देयर विल बी टू डायरेक्शंस। कैसे पॉसिबल नहीं होगा ये मैं दिखा देता हूँ। क्या लिख दिया आपने ये, अब देखें जरा ध्यान से, ये आपके पास है दो फील्ड लाइंस। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब मालूम है, वेक्टर्स की डेफिनेशन याद है, विच हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज, डायरेक्शन नहीं, एज वेल एज द स्पेसिफिक डायरेक्शन।
पर्टिकुलर मैथमेटिकल डायरेक्शन जिनमें आई कैप, जे कैप, के कैप या कोई भी आर कैप जो भी आप लेना चाहें, एन कैप, एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड डायरेक्शन होगा, वही वेक्टर होंगे। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान देखें, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ध्यान से देखें। जब आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर दो टेंजेंट संभव हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी कि आपका फोर्स इधर लगेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी कि आपका फोर्स इधर लगेगा। और जो मैंने कहा यहाँ पर फोर्स एक ही किसी डायरेक्शन में लग सकता है, आइदर दिस और दैट, बिकॉज फोर्स एंड फील्ड आर वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इनमें से कोई एक नहीं होगी। इसीलिए लाइंस मीट तो कर सकती हैं। जैसे अभी हमने दो सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिखाए थे, दो लाइंस मीट तो कर सकती हैं, यहाँ आगे कॉमन हो जाएंगी, दोनों का डायरेक्शन एक हो जाएगा कॉमन, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा अगली प्रॉपर्टी, आप लिख दिएगा फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस, आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसको हम आगे जाके एक पोटेंशियल पढ़ाएंगे, तब आपको इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि ये सरफेस होती है इक्विपोटेंशियल। तो इसकी चिंता मत कीजिए, हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक नेक्स्ट जाइएगा अगला फिफ्थ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बताएगा फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने इधर देखें, एक मिनट बोर्ड पे बाद में लिखिएगा, आपका एक लोहे की प्लेट है, कॉपर की प्लेट है, अगर आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर होंगी, यहाँ पर होंगी, पर इस जगह पर जहाँ हम कॉपर की प्लेट रखे हैं यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है? ज़ीरो। इस चीज़ को हम आगे जाके गॉस थ्योरम जो हम टॉपिक लिए हुए हैं फ्लक्स का, उसमें प्रूव भी करेंगे। फिलहाल आप इतना बता दें, फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर, और कंडक्टर के अगर नहीं होती तो जो मैं कह रहा था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। और नहीं होने का मतलब आगे आप लिख दें, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर रिमेन्स ज़ीरो, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? वो एग्जैक्टली ज़ीरो आती है। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछा जाएगा, और ये लिख दिया, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर रिमेन्स ज़ीरो। और आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो डिफरेंस है वो मत बताना कि इलेक्ट्रिसिटी शो करती है मैग्नेटिज्म, में बच्चों वाली बात है। मेन जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं। मैं यहाँ दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से इधर देखें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब आप बात करते हैं तो मैं हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पुराना टॉपिक याद दिलाता हूँ 10th का। जब हम किसी मैग्नेट की बात करते थे तो मैग्नेट, आपको ध्यान होगा, मैग्नेट जो है कोई ऑब्जेक्ट होता है, मटेरियल होता है, अंदर भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपका एन पोल होता है, ये एस पोल होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। 10th की एनसीईआरटी उठा के देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा। आउटसाइड द मैग्नेट आपकी फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहाँ होता है? नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अंदर डायरेक्शन कहाँ होता है? चूँकि अंदर भी आपका मटेरियल है, तो अंदर ये डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके कैसे कर्व बनाती हैं? क्लोज कर्व। जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल को ज़रा ध्यान देखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एक ख़ास बात होती है, ये लाइन यहाँ से शुरू होंगी और यहाँ एंड हो जाएगी। अब ये लाइन वापस यहाँ नहीं आएगी क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। पहली तो ये चीज़ समझ में है, बीच में खाली है, बीच में मटेरियल नहीं है। दूसरी बात आप देखना, इसका सबसे मेन कारण ये है कि जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट हमेशा डाइपोल के फॉर्म में मिलता है। दुनिया में कोई सा भी मैग्नेट उठाएंगे,
इट विल कंटेन बोथ द पोल्स पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्थ एज वेल एज द साउथ। हमेशा मैग्नेट कैसा मिलेगा, डाइपोल यानी लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होंगी ही। चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, मैग्नेट आपको आइसोलेटेड नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा, आइसोलेटेड साउथ पोल नहीं मिलेगा। आप सोचें मैग्नेट तोड़ के मैं नॉर्थ ले जाऊं, मैं साउथ ले जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। जो नॉर्थ ले जाएगा उसके साथ साउथ भी बन जाता है, और जो साउथ पोल लेके जा रहा होगा उसके अपोजिट नॉर्थ डेवलप हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ये पॉसिबल है। अगर ये पेन हम मान के चलें बालों से रगड़ते हैं, और बालों से रगड़ते हैं तो आपको मालूम है इनमें से एक रॉड पॉजिटिव हो जाएगी और बाल नेगेटिव हो जाएंगे। मैं अपने बाल लेके नेगेटिव बाल लेके अपने घर चला जाता हूं, आप अपना पॉजिटिव चार्ज पेन लेके अपने घर चले जाइए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर पॉसिबल। पॉजिटिव चार्ज अलग जा सकता है, नेगेटिव अलग जा सकता है, दोनों पेयर में कंबाइन हो ये ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा यहाँ जो हमने लाइंस शुरुआत में बनाई थी, आपने ध्यान दिया हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लाइंस कैसी बनाई थी, ओपन कर्व्स बनाए थे। ये कर्व ओपन है, ये कहीं भी क्लोज नहीं होगा। इसलिए सबसे ख़ास बात, जो अब सबसे ख़ास पॉइंट है उसको आप नोट कर दें। और वो आप कौन सा नोट करेंगे, वो आप बताएंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, ओपन कर्व्स बनाती हैं। और आगे बताइएगा एज अ लाइन कैन नेवर स्टार्ट एंड एंड ऑन द सेम चार्ज। कोई भी लाइन उसी चार्ज से स्टार्ट एंड नहीं हो सकती। मैग्नेट में हमेशा दोनों मौजूद रहेंगे, इसलिए मैग्नेट में झंझट रहेगी। इसलिए लिख देंगे वाइल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म क्लोज लूप। आगे भी लिखते जाइएगा क्योंकि ये आपका डिफरेंस है जो आपको काम में आएगा। कभी कोई पूछ देगा क्या डिफरेंस है तो बता दीजिएगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म क्लोज लूप। कंप्लीट नोट कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको याद बना रहेगा। ठीक, कर दिया जनरल नोट। और एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स बता देता हूं। अगला आप बताइएगा नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इतना नोट कर दें, द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस बेसिस पे आपके यहाँ क्वेश्चन आता है, और कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं दिखाता हूँ। इतना लिख दें, द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब समझ में आता है किसी भी चार्ज से शुरू होने वाली एंड होने वाली। एक्चुअली ओरिजिनेटिंग तब होंगी जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव होगा तो उस पर आके टर्मिनेट होती हैं इनवर्ड। लेकिन जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितनी लाइंस रहेंगी, ये उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। छोटा चार्ज है तो उससे कम लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, बड़ा चार्ज है तो उससे लाइंस ऑफ फोर्स या नंबर ऑफ लाइंस फोर्स ज़्यादा होगा। बहुत ध्यान से देखें, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एक ही फिगर से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आप देखना, ये हमारे पास एक चार्ज है और आपसे कह रहा है ये जा रही है लाइंस ऑफ फोर्स। मैं दो हिस्से दिखाता हूँ, दोनों हिस्से एक एक करके समझिएगा। ये है मेरा एक चार्ज और ये है मेरा दूसरा चार्ज, और ये मेरी दी हुई है ये लाइंस ऑफ फोर्स। चलें और थोड़ा लंबा बना देता हूँ आपको दिखे। एक ही फिगर में मैं दो चीज़ें एक साथ दिखाऊंगा, दोनों चीज़ें समझ लीजिएगा। नंबर वन, इस फिगर को ध्यान से देखें, आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहली बात, जो लाइंस ऑफ फोर्स है दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस चार्ज। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे समझ में आता है कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, दीज लाइंस आर मूविंग टुवर्ड दिस चार्ज, मतलब ये चार्ज नेगेटिव है। तो पहला तो ये समझ में आ गया कि इनमें से पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, कभी कोई ये जानना चाहे।
दूसरा पूछेगा इनमें से बताएं कौन सा चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है और कौन से की कम है। तो बहुत ध्यान देखें, इससे आपकी ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्ज हो रही हैं, जबकि इस पर आपकी कम लाइन ऑफ फोर्स आ रही हैं। और इस पे नंबर ऑफ लाइन्स कम है, इस पे नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आपका QA की वैल्यू QB से ज़्यादा है, ये भी कन्फर्म हो जाता है। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कहा आपको समझ में आए। लाइन्स ऑफ फोर्स साइन भी बता देंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा है ये भी बता देंगी, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और किसका मैग्नीट्यूड कम है। और इसी चीज़ को हम आगे पर फ्लक्स में इस्तेमाल करेंगे। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आ जाता है सभी लोगों को? हाँ या ना बताएं। कोई डाउट हो तो मुझे पूछें, कोई शंका है ऐसा एग्जाम्पल में? हाँ या ना बताएं। फुर्ती से समझ में आ गया क्या? बोलो वाल को फटाक से। चलो यस सर, एक ही दो आदमी बेचारे यस सर बताते हैं, बस दो ही लोगों को समझ में आता है। ठीक है, औरों को भी आ रहा है। ओके, अब एक लास्ट चीज़ बताते हैं। जो आपको वहाँ दिख रहा था नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ये डिनोट करता था कि चार्ज बड़ा हो सकता है या छोटा। ऐसे ही आप ध्यान देखना, अगर लाइन्स ऑफ फोर्स आपको देखे कहीं पर डेंसर हैं या रेयरर हैं, जैसे मैं इस फिगर को दोबारा रिपीट करके इसलिए बना रहा हूँ कि आपको दिख जाए। बहुत ध्यान देखें, इस सिरे पे देखेगा लाइन ऑफ फोर्स डेंसर है, इस सिरे पे लाइन ऑफ फोर्स रेयर हो गई है। तो जो सिरा आपका डेंसर साइड होगा वहाँ पर आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जहाँ आपकी लाइन्स रेयरर हो रही हैं वहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कम। तो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट कर दीजिएगा, जो भी अगला नंबर हो, अगला नंबर आप लिख दीजिएगा इफ द फील्ड लाइन्स आर डेंसर। अगला आप लिख दिएगा इफ फील्ड लाइन्स आर डेंसर देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई। इफ द फील्ड लाइन्स आर डेंसर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई। ठीक है, बाकी रेयरर दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डेंसर से ही समझ में आ गया होगा। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डेंसर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई। उल्टा अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इस फिगर को जैसे बना था, ये आपकी शीट का फिगर है कि 2 पॉइंट दिए हैं एक्स और वाई। अपने आप समझ में आ रहा होगा इंटेंसिटी एट एक्स ज़्यादा होगी बनिस्बत आपके इंटेंसिटी एट वाई की, क्योंकि वाई पे लाइंस कैसी हो गई, रेयरर। अब एक ख़ास बात और, अगर लाइंस का आपका डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी कम या ज़्यादा हो रही होगी। अगर इनके बीच का डिस्टेंस या गैप कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इस फील्ड में हर जगह आपकी इंटेंसिटी सेम होगी, ना तो कहीं डेंसर हो रही हैं ना कहीं रेयरर हो रही हैं, यानी ना तो इंटेंसिटी बढ़ेगी ना कम होगी, जो है वो रहेगी, यानी दोनों पॉइंट्स की बराबर है। और ऐसी फील्ड आपके लिए कहलाती है, तो जो आप पॉइंट लिख रहे थे उसी में आगे लिख दीजिएगा इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, उसी में आगे मेंशन कर दीजिएगा इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if the electric field lines are parallel to each other then the intensity of electric field remains same or constant, then the intensity of electric field remains same or constant. It is called uniform electric field. सेम और कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब जब आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ जाती है तो फिर अब कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे और चलते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गई। इन शॉर्ट कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब ये है, अब इन शॉर्ट बात करें जो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, कि अगर आपके पास कोई चार्ज है तो भैया चार्ज के चारों तरफ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगी, वो इंटेंसिटी कहलाती है।
अब उस फील्ड का, उस फोर्स का जो डायरेक्शन लाइन डिनोट कर रही होगी कि आपका फोर्स इस तरफ लग रहा है या इस तरफ लग रहा है, तो ये जो लाइन है ये आपके लिए किस नाम से आने आएगी, दैट विल बी नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइन का मतलब साफ हो गया, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही होती है इन शॉर्ट। अब जो मैं बात फ्लक्स की कर रहा था उस पर हम धीरे धीरे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी मैं आपसे कह रहा था जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइन कहीं डेंसर है, कहीं मान के चलें इतना बड़ा मेरे पास कोई सरफेस एरिया है, जितना बड़ा मैंने अपना हाथ रखा है, अगर लाइन डेंसर है, पास पास है, यानी इससे 50 लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। और अगर लाइन रेयरर है, इससे आपकी 5 लाइन क्रॉस कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, लो है। और अगर ऐसा है तो कितना टाइम बचा इस मीटिंग में, चलें कोई दिक्कत नहीं, तो कंटिन्यू कीजिएगा, ख़त्म हो जाए तो दोबारा रिज्वाइन करेंगे। तो मैंने कहा अगर आपको ये समझ में आता है कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये भी बता रहा होता है कि इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के अबाउट अंदाज दे देता है। अभी हमने एक प्लस माइनस चार्ज 2 रख के दिखाए थे, प्लस माइनस भी बता देता है। अवे फ्रॉम द चार्ज है तो पॉजिटिव होगा, टुवार्ड्स द चार्ज है तो नेगेटिव होगा। और सबसे ख़ास बात, ज़्यादा लाइन्स हैं मतलब हैवी चार्ज है, कम लाइन्स हैं मतलब वीक चार्ज है। तो ध्यान देखना, यहीं से एक कंसेप्ट आपका स्टार्ट होगा, फ्लक्स। बस इस फ्लक्स को डिफाइन करने से पहले एक छोटी चीज़ हमें 11th की लगेगी, एक सिंबल हेडिंग डाल दीजिएगा, एरिया वेक्टर। सिंबल जो हेडिंग डालेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इसलिए बताता हूँ क्योंकि अब मैं बताऊँ, बहुत सारे लोगों को याद होगा 7th क्लास का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन ध्यान रखना, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ हम लिया करते थे 11th में, सॉरी 7th में। जब आप इसको 11th में चल, तो मैं जो बात कर रहा था मीटिंग एंड होने से पहले, मैंने कहा था 7th 8th में आप क्या लेते थे, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इनटू वर्ड इस्तेमाल आप करते थे, लेकिन अब आप इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। इससे आपको 2 बातें समझ में आएंगी, मैं रिपीट करता हूँ। नंबर 1, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, जब वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करोगे तो सबसे खास बात, एक कई जगह हम आपको याद दिलाएंगे बार बार, किस फॉर्म में लिए, क्रॉस प्रोडक्ट में। इसका मतलब किसी भी सरफेस का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अब आपको याद आना चाहिए, ये डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसे डिसाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। इसका मतलब अगर मैं मान चलता हूँ कि आपका ये कोई भी सरफेस है जिसमें हम ये मान चलेंगे लेट इट बी लेंथ, और ये मैंने मान लिया आपका ब्रेथ, समझ आता है, ये लेंथ है और ये अपने पास ब्रेथ है, ये हो गई लेंथ और ये हो गया हमारे लिए ब्रेथ। अगर आप इस सरफेस को देखेंगे तो ये सरफेस, मैंने क्या कहा, ये मेरे लिए एक वेक्टर क्वांटिटी। और सबसे ख़ास बात, जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ध्यान देखें, वो होगा नॉर्मल टू द सरफेस, और ये है मेरा वेक्टर ए, ये याद रखिएगा। तो एक काम करें, एक हेडिंग आपने डाली थी एरिया वेक्टर, उसमें आप बताइएगा एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, लिख दें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसको रेफ़र करेंगे। लिख दें एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नीचे आप बताइएगा एरिया वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, और मेरी तरफ से तो आप ये फिगर भी बना दीजिएगा। दूसरा ये फिगर ध्यान रखना, बीच में परपेंडिकुलर टूटा नहीं है, ये जो परपेंडिकुलर ऐसा दिख रहा है वो क्या बता रहा है कि आर पार है। मुझे एक आध को लग रहा होगा क्या टूटा हुआ है बीच में, ठीक है ना, और इतना इतना कर देता हूँ, अब बिल्कुल साफ दिखेगा। ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल कैसा जा रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो दिखा दें। एक तो आपने दिखा दिया एरिया इज इक्वल्स टू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, साइड में आप एक डायग्राम दिखाएं।
सरफेस दिख रही है, वेक्टर एल वेक्टर बी नज़र आ रहे हैं, एरिया का डायरेक्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक, फिगर बना दें फुर्ती से। और इसके बगल में या नीचे आप लिख दीजिएगा द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, लिख दें आराम से, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू सरफेस। और आगे बताइएगा, डिसाइडेड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। डिसाइडेड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। और जिन्हें ये रूल याद है, जो हमने अभी रिवीजन में भी लिया है, अरे उनको मैं याद दिला देता हूँ। ये मैंने, यहाँ तुम एक चीज़ पूछ सकते थे, मैंने और ऊपर ही क्यों लिया हुआ है, मैंने नीचे क्यों नहीं लिया, उसके पीछे कारण था। ध्यान से देखो, ये एल और ये बी, जब आप एल क्रॉस बी करेंगे, एल क्रॉस बी का मतलब आप ऐसे जा रहे होंगे और आप जा रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज। मैं दिखा देता हूँ, इस समय जो फिगर बना है उसमें एल क्रॉस बी आपका क्या चीज़ बताएगा, उसमें एल क्रॉस बी आपका जा रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर स्क्रू कहाँ जाता है, ऊपर। ये मैंने इसलिए रिमाइंड करा दिया ताकि फिर आपको ये रूल कहीं इस्तेमाल करना पड़े तो आप अटके नहीं। दिखा दें मज़े से। अब हम चलते हैं अपने असली डेफिनेशन पे, जो इसमें हमें जाना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगली हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं होती, जो हम इतनी देर से कह रहे थे, किसी भी सरफेस से अभी हाथ दिखा रहे थे, जितनी लाइंस ज़्यादा जा रही होंगी, 10 जा रही हैं, 20 जा रही हैं या 100 जा रही हैं, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स इस पर होगा। तो बस कितनी लाइंस हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। किसी भी गिवन सरफेस से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, ये नंबर आपके लिए कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसीलिए आप देखेंगे सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस in an electric field is basically a measure of total number of lines of force passing normally through the surface, जो सरफेस से परपेंडिकुलर या नॉर्मल पास कर रही हो। इन शॉर्ट इसको लिख दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक लाइन लिख दीजिएगा, इसमें आप बताएंगे द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स passing normally through, total number of lines of force passing, lines of force passing normally through a surface, passing normally through a surface in an electric field, in an electric field। आया अब एक छोटी चीज़ देखते हैं, इसके लिए ध्यान से इस साइड देखें, और जहाँ आप देखेंगे उसको मैं आपको चेक करा देता हूँ। इधर देखिएगा, एक मिनट। चलो खाली एक पेज पूरे ले लिया जाए, है ना। ये मैं मान के चलता हूँ मेरे पास कोई भी एक एरिया है, और जो भी एरिया है, एरिया का डायरेक्शन वो आपको मालूम है। एरिया का डायरेक्शन कैसा जाएगा, एरिया का डायरेक्शन होगा इस प्लेन के नॉर्मल, यानी मैं मान लेता हूँ छोटी सी सरफेस है मेरे पास ds, और मैं सपोज करता हूँ कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड लाइन है वो इस सरफेस के नॉर्मल क्रॉस नहीं कर रही, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है इस सरफेस के नॉर्मल से एट एन एंगल थीटा। तो एक छोटा सा काम करें, एक फिगर बनाएं आराम से। फिगर और हल्का सा बीच में ले देता हूँ ताकि आपको साफ नज़र आए, और आप कहेंगे डार्क पेन से बना दूँ तो डार्क से कर दें, करते जाएंगे, फिगर बनाते जाएं। सबसे पहले एक दिखाएं सरफेस, ठीक, इस सरफेस का आप एक नॉर्मल दिखा दें आराम से, जो मैंने कहा कितना होगा, ये हो गया आपका वेक्टर ds। ये अब आपको मालूम ही है, ये मैंने पहले ही समझा दिया इसीलिए।
और मैंने इसके बाद कहा अब आप माने चलेंगे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितना एंगल बना रही है, तो इसके नॉर्मल से बना रही है एंगल थीटा। तो ये मेरी हो गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड। बना दें इतना फिगर मजे से, बना दिया। अब इसके साइड में एक काम कर दें, एक लाइन में लिख दिएगा लेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, लिख दें बगल में लेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई मेक्स एंगल थीटा with normal to सरफेस वेक्टर ds। यही आपने बना रखा है मेक्स एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू सरफेस ds। हम मानने चल रहे हैं सरफेस ds से कितना एंगल आपका बन रहा है थीटा। अब आपका ध्यान जाएगा जैसे ही थीटा एंगल आएगा आप एक काम कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं देन इट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। साइड में आप बताइएगा और नीचे हल्का सा आप बताएंगे देन इट इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स जो आप रिजॉल्व करेंगे, दोनों कंपोनेंट में दिखाता जाता हूँ, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा आराम से, और फिगर भी हम कंप्लीट करते आएंगे। सबसे पहले हम फिगर में दिखाते हैं कंपोनेंट, और कंपोनेंट आप दिखाएंगे तो इधर देखें, ये जो आपका वेक्टर ई है, इस वेक्टर ई का एक कंपोनेंट आपका जाएगा नॉर्मल टू द सरफेस और एक जाएगा पैरेलल टू द सरफेस, यानी कि इन द प्लेन ऑफ द सरफेस। ये भी आपको नज़र आ रहा है जो थीटा के साथ है वो आपका होगा ई कॉस थीटा, और जो ये पैरेलल जा रहा है ये हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। दोनों कंपोनेंट आराम से दिखा दें और देखें आपको बिल्कुल साफ समझ में आ रहे हो। बस इन्हीं पर हमारी सारी कैलकुलेशन बेस्ड है। एक सेकंड बाद की फिगर में दो कंपोनेंट दिखाएं वेक्टर ई के, एक ई कॉस थीटा और दूसरा ई साइन थीटा। ठीक, दिखा दिए। और यहीं पे मैं बात कर रहा था देन इट इज़ रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ई साइन थीटा, आप बताएंगे इन द प्लेन ऑफ सरफेस, ये सरफेस के प्लेन में ही है, आप चाहें तो पैरेलल भी कह सकते हैं। और दूसरा बता देंगे ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस, ये भी दिख रहा है ई कॉस थीटा ग्रीन कलर से आपको दोनों कंपोनेंट दिखाएं। ई साइन थीटा इन द प्लेन ऑफ सरफेस, ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर या नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। और जैसे ही आपने ऐसा किया वैसे ही हम असली बात पे आ जाते हैं, हेंस फ्लक्स लिंक्ड। अब आपका फ्लक्स कितना लिंक होगा, फ्लक्स में याद दिला देता हूँ वो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद एन एरिया, और इसमें एक वर्ड जोड़ा हुआ था परपेंडिकुलर टू इट। हम कौन सी फील्ड लाइंस लेंगे जो उसको नॉर्मल उसी के डायरेक्शन में जा रही हो, ना कि उसके प्लेन के डायरेक्शन में जा रही हो। इसलिए ध्यान देखो हमारा कंपोनेंट कौन सा बनेगा, आपका जो कंपोनेंट है इनमें से आपका ई साइन थीटा इन द प्लेन है, जबकि आपका कंपोनेंट ई कॉस थीटा कहाँ है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है या नॉर्मल टू द प्लेन है। इसी को मुझे कंसीडर करना है। इसलिए जो मेरा अगला लाइन आएगा वो क्या आएगा, फ्लक्स लिंक्ड। फ्लक्स को मैं फाई से लिखूंगा, छोटी सरफेस छोटा फ्लक्स। अब डिफरेंशियल का इतना टर्म याद ही है, डी फाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, ध्यान देखना कितनी फील्ड है, तो आपकी फील्ड है ई कॉस थीटा जो नॉर्मल टू द सरफेस है, और आपका सरफेस एरिया कितने सरफेस एरिया पे काम कर रही है, तो ds पर
अगर आप लिखना चाहें तो क्रम में लिख सकते हैं। डी फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ से 3-4 छोटी छोटी पुरानी बातें निकल के आएंगी हमेशा की तरह, उनको हम लेते हुए जाएंगे। आराम से दिखा दें, फ्लक्स कितना हो गया, कंपोनेंट आपका ई कॉस थीटा कितने एरिया पे काम कर रहा है, डी एस पर, सिंपली डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। मिल गया। अब जो आपको पढ़ा चुके हैं उसका आपका टेस्ट होगा यहीं कहीं। आप कितने सिंसियरली पढ़ते हुए आ रहे हैं, ध्यान देखें। डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं तो इसलिए मैं अगली चीज़ लिखता हूँ, फॉर्म में लिख देता हूँ वेक्टर फॉर्म। जो मैंने कहा अब ये सबको मालूम होना चाहिए, ए बी कॉस थीटा देखते ही या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एक स्केलर क्वांटिटी है ये देखते ही आपको याद आना चाहिए कि आप लिखेंगे डी फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। निकाल दें आराम से, डी फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये वेक्टर फॉर्मेट हो गया। और जो मैं कह रहा था, क्या अपन लोग पिछले दिनों में सीख चुके हैं, बस सारी अब कहानी उसी पर बेस्ड होगी। दिख रहा होगा यूनिट हो जाएगी। यूनिट देखोगे ई और डी एस दोनों की यूनिट मालूम है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है न्यूटन पर कूलॉम, एरिया होता है आपका, तो अब क्या हो जाएगी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। और ध्यान देखना, इसको एक साइंटिस्ट के सम्मान में हम कह देते हैं वेबर। आराम से दिखा दें, यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम और वेबर। अगली घटना भी आपको मालूम है, हमेशा की तरह हम निकालेंगे। डायमेंशंस से आपसे पूछी जाती हैं, डायमेंशंस यहीं से रख देता हूँ। न्यूटन की जगह आप रख रहे होंगे MLT-2, मीटर स्क्वायर की जगह आप रख देंगे L स्क्वायर। नीचे आपका दिया है कूलॉम में यानी कि चार्ज, और चार्ज की जगह आप रखेंगे AT। और फाइनल जो आपको डायमेंशंस मिल जाएंगी, फाइनल डायमेंशंस कितनी मिलेंगी आपको, मेरा ख्याल है M हो जाएगा, L हो जाएंगे 2 और 1 3, ठीक है, खुद भी निकाल सकते हो। T भी आपके -3 हो जाएंगे, और फाइनल A ऊपर जाके हो जाएगा आपका -1। आराम से यूनिट निकाल दें, डायमेंशंस निकाल दें। और फिर एक लास्ट चीज़ और मेरे बताने के लिए रह जाएगी इसमें, उसकी अब बात करेंगे। और फिर दोहरा दूंगा, नया आप कुछ नहीं बताऊंगा। आप दिख रहा होगा सब पुरानी कहानियों पे हम चल रहे हैं, चाहे यूनिट निकालना हो, चाहे डायमेंशन निकालना हो, चाहे वेक्टर फॉर्मेट निकालना हो। अब नया अपने लिए कुछ नहीं आने वाला, वही बेसिक कंसेप्ट बार बार रिपीट होते हुए जाएंगे। अभी एक चीज़ और रिपीट होगी, उसको भी ले लेते हैं। तो देखें क्या सब ने डायमेंशंस निकाल ली, हाँ ना बताएं, सभी का हो गया डायमेंशंस का काम। ठीक, बढ़िया। आए तो अब जो मैं लास्ट चीज़ बता रहा था, मैंने यूनिट डायमेंशन तो मिली गई। आपको याद होगा 1-2 टर्न पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे थे, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के समय हमने एक इंटीग्रेशन का जिक्र किया था। मैंने कहा था जब भी आपको कोई भी क्वांटिटी टोटल या होल वैल्यू निकालनी होगी तो आप इंटीग्रेट करेंगे नंबर 1। ये तो हम 11th से भी सीख चुके थे। इंटीग्रेशन में मैंने साल कहा था आपके पास 3 तरह के इंटीग्रेशन हो सकते हैं, लाइन लेंथ वाइज ओनली, अगर कोई सरफेस या एरिया है तो सुपरफिशियल इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू y। और तीसरा मैंने कहा था आपके पास हो सकता है ट्रिपल इंटीग्रेशन, 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन, जिसे आप कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक। लेंथ वाइज भी जाओगे, ब्रेथ वाइज भी जाओगे, और हाइट वाइज भी जाओगे, x y z तीनों के रिस्पेक्ट में करोगे। ये तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने तीनों तरह के इंटीग्रेशन आपसे एक बार लिए थे, और इसलिए मैंने कहा अब आप कितने सिंसियरली पढ़ रहे हैं, बस यहाँ से अब उसके टेस्ट धीरे धीरे होने अपने आप शुरू हो जाते हैं। क्या आपका ध्यान जा रहा है, मैंने डी फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस लिखा है, इसलिए अब मैं 2 इम्पॉर्टेंट बातें और लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल फ्लक्स
जब आप टोटल फ्लक्स लिखेंगे तो याद देखना टोटल फ्लक्स लिखा जाता है फाई इज इक्वल्स टू, क्या आपको समझ में आता है मैंने यहाँ डबल इंटीग्रेशन क्यों लिया है? बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। इसी को आप देखेंगे इस सिंबल को, ये मैथमेटिक्स वाले इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फिजिक्स में इसका इस्तेमाल करेंगे, वो आपको याद आ जाएगा, हमने लास्ट टर्न पे भी लिया था। सुपरफिशियल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। एक तो ये आप दिखा दें फुर्ती से टोटल फ्लक्स, फिर मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। दिखाएं टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल वेक्टर ई डी एस, और या फिर आप कह सकते हैं सुपरफिशियल इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब बता देते हैं फ्लक्स के टाइप्स। इंटरेस्टिंग, फ्लक्स के टाइप आपको मालूम है। पहला फ्लक्स होता है पॉजिटिव फ्लक्स, ये आज की कहानी है जहाँ से हमने शुरू किया था। पॉजिटिव फ्लक्स कब कहलाएगा, तुम्हारा ध्यान जाता है? पॉजिटिव फ्लक्स तब कहलाएगा जब आपकी लाइंस जा रही होंगी बाहर, और बाहर लाइन कब जाती हैं, तुम पढ़ चुके हो, पॉजिटिव चार्ज के केस में बाहर जाती हैं। तो पॉजिटिव फ्लक्स कब कहलाएगा, जब ध्यान से इससे देखना, आप कहेंगे लाइंस आर डाइवर्जिंग आउट। और दूसरा फ्लक्स भी आपको साफ तौर पे समझ में आ रहा होगा, दूसरा फ्लक्स लेंगे हम नेगेटिव फ्लक्स। और नेगेटिव फ्लक्स भी आप अभी आज की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नेगेटिव चार्ज की लाइंस कैसी होती हैं, इनवर्ड। तो इसका मतलब नेगेटिव फ्लक्स कब माना जाएगा, जब आप बताएंगे लाइंस आर इनवर्ड्स ही लिख देता हूँ चलो शॉर्ट में, है ना। अगर अंदर आ रही होंगी तो फिर आप इसको कैसा फ्लक्स मानते हैं, नेगेटिव। तो दोनों बता दें, पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स, दो शब्दों में। फ्लक्स पॉजिटिव कब माना जाएगा, जब आपकी लाइंस बाहर जा रही होंगी, डाइवर्जिंग आउट। और ये फिगर मैंने इसलिए याद दिला दिया कि यहाँ से हमने आज के लेक्चर की शुरुआत ही की थी कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम इट होती है, और ये एक्चुअली हमने 2-3 टर्न पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तब भी पढ़ लिया था। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स कैसा होता है, इनवर्ड्स। तो इसको याद रखिएगा टाइप्स को, कोई दिक्कत नहीं। कर दें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फ्लक्स के टाइप दिखा दें फुर्ती से। फिर हम एक छोटी चीज़ और लेंगे 2 मिनट में। क्या आपने दिखा दिया इतना, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स? तो वैसे भी ना भी दिखाओ तो भी याद रहेंगे यार। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स के टाइम से लगातार लेते हुए जा रहे हैं, है ना। चल अब एक नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ, और नेक्स्ट चलें तो वही है वेक्टर फॉर्म में ईडीएस होती है, ये आपको मालूम ही है। ये वही फाई मैक्स और फाई मिन, इनकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। यूनिट डायमेंशन पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स, वही जैसे नेगेटिव फ्लक्स क्या है, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूविंग टुवार्ड्स ए सरफेस, किसी सरफेस की तरफ आ रही हो, इनवर्ड हो तो नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग आउट ऑफ ए सरफेस, बाहर जा रही हैं तो फिर पॉजिटिव फ्लक्स। ये सारी चीज़ें हम आपने वैसे ही पढ़ ली। हम इस बेस पे एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और एक क्वेश्चन आपसे कहता है अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ध्यान देखना, एक रेक्टेंगुलर सरफेस दी है, साइड्स आपको दी है लेंथ और ब्रेथ, ठीक। इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच। और फिर मैं दोहराऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें यहाँ तक आते आते कर चुके हैं। न्यूमेरिकल को आराम से पढ़िए, डाटा को पहचानिए। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड 25 वोल्ट पर मीटर में रखा गया है, सच दैट द नॉर्मल टू द सरफेस, आपका सरफेस का नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जिन्हें शंका हो उन्हें मैं अपना बनाया हुआ फिगर फिर से याद दिला देता हूँ। हम लोग शायद यहाँ कहीं पे काम कर रहे थे, देखें
यही था आपका नॉर्मल टू द प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा होता है, थीटा। यही एंगल हमने थीटा लिया था, इसलिए मैंने कहा था फिजिक्स में थ्योरी पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। थीटा कौन सा एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और, बड़ा कर देता हूँ साफ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस इनके बीच में बन रहा हो। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे वापस। यहीं थे, थीटा दिख गया होगा। कह रहा है फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सड़ा हुआ क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है आपका फ्लक्स का फॉर्मूला, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। और इसलिए मैंने कहा भैया अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, क्वेश्चंस पढ़ना आपको इंग्लिश में आता है तो बड़े आराम से देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 25 वोल्ट पर मीटर, ds एरिया, एरिया आपको याद हो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, 10 और 15 सेंटीमीटर की साइड। अगर आपको याद आ जाए ये हो गए 10 सेंटीमीटर, ये हो गए आपके 15 था ना, हाँ 15 सेंटीमीटर। मैंने ई ले लिया, ds ले लिया, और सबसे आखिरी काम cos थीटा आपको दिया है, नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आराम से रख दें। मेरा ख्याल है अगर आप चाहें तो एक स्टेप में आपका आंसर निकल आएगा। यूनिट में लिख देता हूं, आंसर आप निकालते रहें। देखें आंसर निकाल पाएंगे, हाँ ना? जिसका निकला है मुझे बताइएगा। माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं बड़े मज़े से। किसी का नहीं आया? चलो बालको, किसी का नहीं आ रहा बेचारे का? अनमोल सिंह कुशवाहा, इसकी आवाज़ नहीं आई हम तक। क्या अनमोल सिंह ने कुछ बोला क्या? इसका स्पीकर बंद है क्या? एक मिनट में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दूं। हाँ, कितना कह रहा है? 187 187.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, बढ़िया। और चाहो तो अगली बार कह सकते हो 0.1875, है ना? तो भैया इनटू डिवाइड ठीक रखिएगा, ये आग्रह करेंगे। ये सारे लोग बहुत ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ तक हम सारी चीज़ें समझा सकते हैं, यहाँ हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, या आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है ना? अनमोल तुम्हारे क्वेश्चन बताने का ध्यान नहीं रहा, चलो देखता हूँ, अभी व्हाट्सएप पे बता दूंगा, नहीं होगा तो, है ना, क्लास के बाद। चलें एक और आप देख लीजिएगा। अ सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब डायरेक्ट एरिया दिया हुआ है। प्ले केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर कूलॉम, ये भी डायरेक्ट दी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, ध्यान देखना, व्हेन द सरफेस इज पैरेलल टू द फील्ड, आपकी सरफेस फील्ड के पैरेलल है। आओ देखो ध्यान से इधर। अब यहाँ से आपकी जो गड़बड़ियाँ होंगी वो मैं याद दिला देता हूँ। सरफेस पैरेलल टू फील्ड, जनरली हम जिंदगी भर पैरेलल टू द समथिंग में थीटा लेते हैं 0, और यहाँ पर मैं लूँगा 90। और क्यों 90 लूँगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, बहुत ध्यान से मुझे देखिएगा। कहता ही मैंने कहा था, इसलिए बहुत ध्यान रखना। मान के मैं चलता हूँ ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रही आपकी कोई सरफेस।
आप ज़रा देखें ध्यान से, सरफेस आपकी कैसी है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या आपको पिछली बार याद है, मैंने आपको ध्यान दिलाया था एंगल कौन सा होता है, नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच होता है। और इसीलिए ज़रा देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है सरफेस, लेकिन नॉर्मल टू द सरफेस कहाँ होगा, नॉर्मल टू द सरफेस ये है। और अब ज़रा देखें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 90। पहले ये देखें क्या हर आदमी को ये समझ में आता है, हाँ है ना, डाउट हो तो मुझे बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। देखें आराम से, कोई शंका हो तो मुझे बताएं। पैरेलल टू द फील्ड में हमारा एंगल कितना आएगा, 90। कोई शंका रह जाए बताएं। अगर किसी को रिपीट कराना हो तो बोल दें तो मैं रिपीट कर दूंगा। बोलें फट से, किसी को नहीं समझ में आया हो। और सबकी समझ में आ गया, सब बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं। ठीक, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ध्यान से इधर देखें। मैंने कहा था अगर ये आपकी कोई भी सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रही आपकी सरफेस, एक सेकंड में आप देखिएगा, मैं और बड़ी सरफेस बना देता हूँ ताकि आपको और दिखे। ये ले ली मैंने सरफेस, ये सरफेस आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। अब सवाल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आप एंगल निकालते हैं वो एंगल सरफेस से नहीं निकालते, वो निकाला जाता है नॉर्मल टू द सरफेस से। आपके डीएस का डायरेक्शन, सरफेस एरिया का डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखें यहाँ पर आपका एंगल आ रहा है थीटा 90, और बस यही समझाना था, यहाँ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपको एक लाइन लिखनी है, डी फाई बराबर ई डी एस कॉस 90 और बराबर 0, ख़त्म। तो वो तो वैसे ही हमारा सॉल्व हो गया था क्वेश्चन। मज़े से फर्स्ट कंडीशन का ये फिगर बना दें। फिगर को बनाएं फुर्ती से, एक सेकंड में। एरिया और डीएस दोनों एंगल दिखा दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। बाकी कंडीशन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, ई डी एस कॉस 90 बराबर 0। और इसलिए मैं एक और दिखा दूंगा और वो आपको दिखाऊंगा सरफेस इज नॉर्मल टू द फील्ड। अगली कंडीशन, आपकी सरफेस कैसी है, नॉर्मल टू द फील्ड है। हमारे लिए परपेंडिकुलर या नॉर्मल का मतलब होता है थीटा 90, लेकिन यहाँ पर आपका होगा थीटा 0। अब आप कहेंगे कैसे, मैं इसको फिगरेटिव दिखाता हूँ, बहुत ध्यान देखना। पिछला फिगर बना दिया, इस वाले को भी मेरे साथ साथ बनाना। सरफेस इज नॉर्मल टू द फील्ड, बना दें फिगर, यहीं से सीखने को मिलेगा आपको। और बड़ी सरफेस बनाता हूँ, आपको बिल्कुल साफ दिखे। अब आप देख लें, आप दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस कैसी है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही कंडीशन है हमारी, सरफेस इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मज़ेदार बात, जब आप वेक्टर डीएस बनाएंगे, डीएस कहाँ जाएगा, डीएस होता है नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब डीएस का डायरेक्शन भी कहाँ होगा, वो इसी सरफेस के नॉर्मल कहीं ना कहीं जाएगा। और अब आप चेक करें,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के नॉर्मल है और एरिया वेक्टर ds हो तो नॉर्मल होता ही है, हम क्रॉस प्रोडक्ट से बता चुके हैं। दोनों दिख रहे होंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 0 कर दें। बाकी इसकी कैलकुलेशन अब आप कर सकते हैं आराम से। उसके लिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ, इसलिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0, ख़त्म। तो फिगर बनाएं और एक लाइन लिख दें, फाई बराबर ई डी एस कॉस 0, चाहो तो डी फाई लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फिगर ही बना दें और दिखाएं, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 0। ई और डी एस की वैल्यू आप पढ़ लीजिएगा आराम से। एरिया भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है 5, वो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस 0 की वैल्यू आपको मालूम है। तीसरा पार्ट मुझे इसमें से करना नहीं है, जो कह रहा है मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर वही फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा कॉस 60 रख दोगे, ई और डी एस वही पुराने हैं। तो आई होप सो इस क्वेश्चन को आप अपनी शीट से बचा हुआ पार्ट सेल्फ कर लेंगे तो ये मेरा काम ख़त्म हो जाता है। अब मैं, क्या आपने इतना कर दिया, हाँ ना बताएं फुर्ती से, तो मैं एक लास्ट चीज़ और बता दूं। क्या कंप्लीट हो गया सभी का? ठीक है, फिगर बना दिया। बाकी मैंने कहा ई डी एस कॉस 0 इंटू कर लोगे या तीसरी कंडीशन में कॉस 60 रख के वो कर लोगे, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अब अगला ध्यान देखना, एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। ये कह रहा है सरफेस दी है आपको एस इज इक्वल्स टू 10 के कैप। मैं लिख देता हूँ कितनी दी है, 10 के कैप मीटर स्क्वायर कैप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू। आपको ये समझ में आ जाएगा क्यों। हमने 12th स्टार्ट करने से पहले एक बार वेक्टर्स को रिवाइज किया था और क्यों लोगों से कहा जाता है कि दे शुड स्टडी द 11th केयरफुली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेटा आप चैप्टर में लगातार हर रोज़ लगती हुई जाती हैं। वेक्टर ई इज इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया है 10 आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप। क्या आपको ध्यान है, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने जाएंगे आई जे के फॉर्म में, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। ये आप शुरू में ही लिख के आए, ई डी एस कॉस थीटा या वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अगर आप कायदे से देखें तो मुझे नहीं लगता मुझे इसके ऊपर नीचे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई टू आई जे टू जे के टू के मल्टीप्लाई करते हो, आई टू आई इधर आई 0 है, ख़त्म हो गया। जे टू जे इधर जे 0 है, वो भी ख़त्म हो गया। केवल K2 के बचेगा और K2 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, एक ये बचा 2 और इधर बचा 20। तो मेरा अंदाज़ है विद इन 10 सेकेंड्स आपका आंसर केवल सवाल देख के ही आ जाता 20, और सिर्फ 20 नहीं, 20 वेबर। कर दें मज़े से। डॉट प्रोडक्ट का लास्ट ईयर और इस साल का दोनों का कॉम्बो ऑफर है, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, पार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्ट फ्रॉम द वेक्टर अलजेब्रा ऑफ द 11th। कर दें मज़े से। डॉट प्रोडक्ट याद आ गया होगा, आई टू आई जे टू जे के टू के करना है। आई और जे 0 0 है, ओरल 0 कर दिए। K2 के 10 दूनी 20, वो भी आप सीधा कर सकते हैं। कर दें 1 सेकंड में, ठीक। अब इसके बाद जो अगली चीज़ हमारे पास आएगी, एक्चुअली अब अपने पास आएगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम। इसको हम कल लेंगे और इसको तो पढ़ाने से पहले ही कल के टर्न के लिए डिस्कस कर देते हैं। ये कैसी होगी, वेरी इम्पॉर्टेंट है ना। और आज ट्यूसडे है, फिर रिमाइंड करा दूं, थर्सडे को इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा और अब की बार पढ़ के दीजिएगा, ठीक है। नंबर आप लोगों के नेगेटिव में ना आए। चलें यहीं विराम ले लेते हैं। मीटिंग अब कुल मिला के 2 मिनट की बची हुई है, तो यहाँ आपको हम विराम दे देते हैं। इस टॉपिक को हम लोग अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे, गॉसेस लॉ और फिर इसके एप्लीकेशंस। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लें।